हाय एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एडिक्टिव पीसीएम में। गाइस, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं ऑर्बिटल्स और उसके शेप्स। ठीक है, ऑर्बिट और ऑर्बिटल में हम डिफरेंस जानेंगे, तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे आज। और आई होप आप लोगों को बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा होगा। अभी तक जिस तरीके से जो मैं पैटर्न फॉलो कर रहा हूँ, पहले मैं लेक्चर अपलोड करता हूँ, उसके बाद उसमें नीचे मटेरियल दे रखा होता है, उसमें डीपीपी होती है, आप उसको ट्राई करते हैं, उसके बाद वीडियो सॉल्यूशन में प्रोवाइड करा रहा हूँ। अगर आप लोगों को मज़ा आ रहा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें अपना नाम और रेड हार्ट कौन सा कलर का? रेड हार्ट। ठीक है, ब्लैक वाला नहीं, मुझे ब्लैक नहीं चाहिए। टॉपिक के साथ साथ आप एनसीईआरटी की रीडिंग लेते रहा करिए, उससे में जो क्वेश्चंस दे रखे होते हैं, बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन, एग्जाम्पल सब सॉल्व करा करिए। एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स के जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी आपको सॉल्व करना चाहिए, स्पेशली फॉर केमिस्ट्री कुछ चैप्टर्स के लिए। जैसे स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, उसमें जो क्वेश्चंस जो हैं वो आप छाटें, जो मैंने टॉपिक करा दिए उस पर बेस्ड क्वेश्चंस करें जाके, बहुत अच्छे लेवल के दे रखे हैं। जितना भी मैंने कंसेप्ट बताया है, श्योर है कि उससे हो जाएंगे सारे क्वेश्चंस, अगर आपने ढंग से समझा है तो, और डीपीपी अच्छे से अटेम्प्ट किए। एनसीईआरटी को कभी भी इग्नोर ना करा करें, स्पेशली फॉर केमिस्ट्री के लिए समझ लिए बाइबल है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अगर हमें केमिस्ट्री के लिए प्रिपेयर करना है, इंजीनियरिंग हो या वो मेडिकल हो, सबसे पहले एनसीईआरटी पे फोकस करना चाहिए। जो एनसीईआरटी से जो पेपर है वो 60 to 70% कंप्लीट हो जाएगा आपका, अगर आप अच्छे से करेंगे। और अगर आपने और अच्छे से कर लिया, आपने एनसीईआरटी को और अच्छे से कर ली, तो आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो आइए डिस्कस करते हैं आज हम लोग ऑर्बिट और ऑर्बिटल। इसको हम डिफरेंस के बेसिस पे हम समझेंगे। तो ऑर्बिट क्या होती है, इसकी मैंने डेफिनेशन रख रखी है, सर्कुलर पाथ वेयर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस। देखो होता क्या है, ये न्यूक्लियस होता है किसी भी एटम का, तो इसके चारों तरफ एक सर्कुलर पाथ होता है। तो देखो एक पाथ ये रहा इस तरीके से, और इस पाथ के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, और वो क्या कर रहे होते हैं, चारों तरफ चक्कर लगा रहे होते हैं, मतलब गोल गोल फेरे ले रहे होते हैं, मतलब शादी कर रहे होते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो पाथ है इसी को हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिट। तो यहाँ मैंने डेफिनेशन ये लिखी है, सर्कुलर पाथ। देखो ये सर्कुलर है पाथ, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के चारों ओर, उसको क्या बोलते हैं, ऑर्बिट। और ऑर्बिटल क्या होती है, न्यूक्लियस का आसपास का वो रीजन जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की मिलने की जो संभावना है वो सबसे ज़्यादा हो, वो उसको बोलेंगे हम ऑर्बिटल। मतलब ये क्या हो गया, ये एक पाथ है और ये क्या है, एक रीजन है। या तो ये क्या बोलते हैं, सर्कुलर शेप का होगा, ये किसी भी शेप का हो सकता है। मान लो जो इलेक्ट्रॉन है उसके पाने की संभावना इस रीजन में ज़्यादा है, तो ये क्या होगा, ये एक ऑर्बिटल बोलेंगे इसको। तो हमने डिस्टेंस के बेसिस में समझा कि ऑर्बिट क्या है, एक पाथ है, और ऑर्बिटल क्या है, एक रीजन है जहां पे इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी जो है वो सबसे ज़्यादा होगी। अब आगे बढ़ते हैं। जब आप अपनी डीपीपी नंबर 3 सॉल्व कर रहे होंगे तो उसमें टर्म आएंगे कि कौन सी ऑर्बिटल नॉन डायरेक्शनल है या डायरेक्शनल, इस तरीके से। तो उसको हम अभी डिस्कस करते हैं कि ऑर्बिटल जो होती हैं वो दो टाइप की मेनली होती हैं, डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल। मैंने लिख रखा है डायरेक्शनल, इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो होगी वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होगी वो सेम होगी सारे डायरेक्शन। इसका मतलब क्या हुआ, डायरेक्शनल का मतलब ये हो गया कि जो इलेक्ट्रॉन के पाने की संभावना है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन या पर्टिकुलर एक्सिस में सबसे ज्यादा होगी, बाकी सारी एक्सिस में बिल्कुल नेग्लिजिबल या मतलब जीरो होगी। नॉन डायरेक्शनल का क्या मतलब हो गया कि जो इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है वो सेम होगी सारे डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस या जेड एक्सिस, सारी डायरेक्शन सारी एक्सिस में वो सेम होगी। आइए डिस्कस करते हैं हम लोग अपनी ऑर्बिटल्स और उसके शेप्स को। हमारी पहली ऑर्बिटल आती है एस ऑर्बिटल। तो एस ऑर्बिटल का जो शेप होता है वो स्फेरिकल होता है, और इसका जो नेचर होता है वो नॉन डायरेक्शनल नेचर होता है। तो ये हमने डिस्कस कर चुके कि नॉन डायरेक्शनल और डायरेक्शनल क्या होता है। तो स्फेरिकल देखो यहाँ पे इसको हम विजुलाइज भी करेंगे बहुत अच्छे से। इसका शेप कैसा होता है, स्फेरिकल। देखो यहाँ पे पूरे में जो डेंसिटी है इसमें वो सब जगह सेम होगी, इस पूरे रीजन में इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होगी वो सेम होगी, मतलब एक पर्टिकुलर एक्सिस में नहीं है, इसलिए इसको नॉन डायरेक्शनल बोला गया है। आइए 1s ऑर्बिटल का शेप देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो 1s है, यहाँ पे रहा इसका न्यूक्लियस, और ये इस चीज को बहुत गौर से देखना, मैं ये जो डॉट बना रहा हूं, समझ में आ रहा है ना। तो ये जो डॉट है यहाँ पे, अगर न्यूक्लियस के आप बिल्कुल पास में देखेंगे तो जो डॉट है वो कुछ ज्यादा है। ये डॉट क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, मतलब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना है, जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा है न्यूक्लियस के चारों तरफ। और जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रही है वैसे वैसे जो डॉट है वो हल्के हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी हम जैसे ही न्यूक्लियस से आगे बढ़ रहे हैं 1s के केस में, तो वो जो है वो कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है। अगर मैं 2s ऑर्बिटल की शेप की बात करूं तो ये क्या होता है, इसका ये देखो, इसका रहा, ये रहा न्यूक्लियस,
फिर इसमें भी सेम केस रहता है, यहाँ पे डॉट पास में यहाँ पे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा होगी। फिर एक यहाँ पे एक सॉलिड वॉल आ गई इस तरीके की, ये देखो ये सॉलिड वॉल क्या है, ये तो बिल्कुल डिफरेंट हो गई 1s से। तो ये सॉलिड वॉल क्या है, इसको बोलते हैं हम नोडल प्लेन या फिर नोड्स। अब नोड्स क्या होती है, मैं यहां पे लिख रहा हूं, इसको हम केमिस्ट्री की लैंग्वेज है साई स्क्वायर इज टू 0। साई स्क्वायर क्या है, इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी वो कितनी है, 0 है। तो नोड्स एक ऐसी रीजन होगा या एक ऐसा प्लेन होगा जहां पे इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी वो 0 होगी, उसको हम बोलेंगे नोड्स। तो यहां पे देखो इलेक्ट्रॉन, ये जो सॉलिड वॉल है ये बताना चाह रहा है कि यहां पे इलेक्ट्रॉन बिल्कुल भी नहीं होगा। फिर यहां पे बिल्कुल डॉट डॉट आ जाएंगे, बहुत लाइट डॉट, यहां पे इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बहुत कम होगी। तो ये हो गया हमारा 2s का शेप। आइए इसका विजुअलाइजेशन कर लेते हैं। आइए नेक्स्ट ऑर्बिटल को देखते हैं, वो है पी ऑर्बिटल। पी ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है, डम्बेल शेप, और ये डायरेक्शनल नेचर की होती है। तो पी जो होती है वो 3 तरीके की होती है, px, py, pz। एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। पहले हम लोग देखते हैं px को। तो मान लीजिए ये हमारे पास, हमने इसको एक्सिस डिफाइन कर दी, ये रहा हमारे पास x एक्सिस, और इसको हमने थोड़ा सा आगे बढ़ा लिया, ये रहा हमारा पूरी x एक्सिस। तो px जो होता है उसका शेप किस तरीके का होता है, जरा ध्यान से देखिएगा। px का शेप होता है डम्बेल, ई का पूरा शेप डम्बेल होता है। और इसको x क्यों बोला गया, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है वो x डायरेक्शन में है। इलेक्ट्रॉन जो है वो सिर्फ इस डायरेक्शन में मिलेगा, x एक्सिस के अलोंग ही, और y z में इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। अगर यहाँ पे नोडल प्लेन की बात करूँ तो यहाँ पे y z जो होगा हमारा नोडल प्लेन होगा। अब पी वाई की हम लोग देखते हैं कैसा शेप होता है। तो ये रहा हमारे पास y एक्सिस, ये x एक्सिस, ये z एक्सिस। हमने इसको इस तरीके से, इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूं, तो इसका भी शेप तो डम्बेल तो होगा। अब डेंसिटी कहां पे होगी, y एक्सिस के अलोंग, डम्बेल शेप और y एक्सिस के अलोंग, देखो यहां पे। अब यहां पे लास्ट हम अपनी ऑर्बिटल को डिस्कस करते हैं, जो कि है हमारी z ऑर्बिटल, pz ऑर्बिटल, ये रहा। तो इसको मैं हल्का सा आगे खींच लेता हूं। तो इसको मैंने अगर x बोल दिया, इसको y बोल दिया, और अगर इसको मैंने z बोल दिया, तो इसका शेप कैसा होने वाला है, डम्बेल तो होगा ही होगा, और इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी z डायरेक्शन में ज़्यादा होगी। तो ये हो गया हमारे पास px, और ये होगा हमारे पास py का शेप, pz का शेप। अब यहाँ पे नोडल प्लेन हम लोगों ने y वाले में डिस्कस नहीं करे, तो y वाले में कौन से होंगे, zx नोडल प्लेन हो जाएगा, zx नोडल प्लेन। इसमें क्या हो जाएगा, xy नोडल प्लेन हो जाएगा। तो ये आपको समझ में स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dz स्क्वायर। इसमें जो स्टार्टिंग की 3 है इसको नॉन एक्सियल बोलते हैं, इसको एक्सियल बोलते हैं। नॉन एक्सियल क्यों बोलते हैं, जो इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होती है वो एक्सिस के अलोंग नहीं होती है, इसको इसलिए इसको नॉन एक्सियल बोला गया। अभी हम शेप डिस्कस करेंगे तो ये समझ में आ जाएगा। एक्सियल इसको इसलिए बोल रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होती है वो एक्सिस के अलोंग होती है। तो आइए डिस्कस करते हैं हम इसका शेप 1 बाय 1। आइए dxy का शेप देख लीजिए। तो dxy का शेप कैसा होने वाला है, तो अगर मैंने इसको x एक्सिस बोला है और इसको y एक्सिस बोला है, तो पहली बात तो ये नॉन एक्सियल है, मतलब इसकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो x एक्सिस और y एक्सिस के अलोंग नहीं होगी। वो होती किस तरीके से, ज़रा ध्यान से देखिए। x और y एक्सिस के 45 डिग्री एंगल पे इसकी इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होती है। तो देखो यहाँ पे डबल डम्बेल इस तरीके का शेप आता है इसका, ध्यान से देखना, ये रहा 45 डिग्री पे, बीचों बीच 45 डिग्री पे। तो ये हो गया हमारे पास dxy का। अब मैं dyz का शेप डिस्कस करने जा रहा हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। अगर मैंने इसको z बोला, इसको y एक्सिस बोला, तो यहाँ पे शेप कैसा होने वाला है। पहली बात तो ये 45 डिग्री पे होगा, तो ये रहा हमारे पास 45 डिग्री की लाइन, ये वाला 45 डिग्री का एंगल, सॉरी। तो इसका शेप देखिए कैसा होने वाला है, और ये रहा हमारे पास डम्बेल शेप, dxy dyz। अब हमारे पास बचा dzx। तो यहाँ पे देखिए
ये रहा, हमने इसको बोला एक्स एक्सिस, इसको बोला जेड एक्सिस। अभी मैं विजुलाइजेशन भी कराऊंगा, सब समझ में आएगा। ये रहा हमारे पास 45 डिग्री का एंगल और ये रहा हमारे पास इसकी शेप। तो ये कैसा शेप है इसका, डबल डम्बल, सही है। अब जो नेक्स्ट दो ऑर्बिटल हैं उसका शेप थोड़ा अलग है इन दोनों से। डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का शेप डिस्कस करते हैं। तो अगर मैंने इसको एक्स एक्सिस बोला, अगर इसको वाई एक्सिस बोला, तो इनका जो इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है वो एक्सिस के अलाउंग होगी, इसलिए इसको एक्सियल बोला गया है। तो यहाँ पे इनका जो शेप आने वाला है, तो पहली बात है डबल डम्बल तो होगा ही होगा, एक्सिस एक्स एक्सिस के अलाउंग और वाई एक्सिस के अलाउंग। अब एक और हमारा जो बचा है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डी जेड स्क्वायर, इसको यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। इसका थोड़ा शेप जो है वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। किस तरीके का होता है, देखो अगर मैंने इसको जेड एक्सिस बोली तो इसका शेप किस तरीके का होने वाला है, ध्यान से देखना। ये रहा जेड एक्सिस, इसका जो होता है हमारे पास शेप वो यहाँ पे देखो इस तरीके का, ये डॉट 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 डॉट, एक ये डॉट 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 इस तरीके से। तो इसको क्या बोलते हैं, टायर ट्यूब स्ट्रक्चर। देखो यहां पे जो स्ट्रक्चर है वो टायर ट्यूब टाइप का बन रहा है। अब हम लोग वन बाय वन इन सबके नोडल प्लेन भी देख लेते हैं। तो डी एक्स वाई का नोडल प्लेन क्या होगा, इसको याद करने का क्या तरीका है, बचा कौन सी एक्सिस है, जेड है, दोनों के साथ मिला दो, जेड एक्स और वाई जेड। तो यहां पे इसका क्या हो गया नोडल प्लेन, एक तो जेड एक्स और वाई जेड, ठीक है। अब यहां क्या हुआ, बचा एक्स है तो एक्स वाई मिला दो और जेड एक्स। अब यहां क्या बचा है, वाई बचा है तो वाई जेड और एक्स वाई, ये हो गया नोडल प्लेन। अगर मैं डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में नोड्स की बात करूं तो यहां पे होती है नोड्स, देखो 45 डिग्री पे, ठीक 45 डिग्री पे ये नोड्स होंगी यहाँ पे, ये रही नोड्स, ये रहा नोड्स और इनकी नोड्स की जो इक्वेशन होगी, ये वाली जो नोड्स है इसकी इक्वेशन क्या होगी, ध्यान से देखो, y इज इक्वल्स टू एक्स और इस वाली की y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स। ये पूछ सकता है आपसे किसी भी एग्जाम में। डी जेड स्क्वायर के अगर मैं नोड की बात करूं तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होती है। तो इसमें जो नोड होती है उसका शेप जो होता है वो कोनिकल नोड बनती है इसमें। तो एक इस तरीके से कोन बनाओ, इस तरीके से और इस तरीके से, ध्यान से देखिएगा, एक ये कोन और एक ये कोन। हमने ये देखा कि डी जेड स्क्वायर के केस में जो नोड होती है वो कोनिकल शेप की होती है, कोनिकल नोड बनती है, पहली बात ये रही। और ये जो थीटा होता है, ये वाला, ये थीटा होता है कॉस इनवर्स ऑफ 1/3। तो ये हो गया हमारे सारे शेप्स। आइए डी ऑर्बिटल का हम लोग विजुलाइजेशन कर लेते हैं। अब नेक्स्ट ऑर्बिटल आती है एफ ऑर्बिटल, जिसका शेप होता है फ्यूज, और उसका भी हम विजुलाइजेशन कर लेते हैं अभी। आइए एक फॉर्मूला डिस्कस कर लेते हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और इसकी आप इंपॉर्टेंस समझ लीजिए। नीट में इस फॉर्मूले पे बेस्ड एक क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर्स में। आप जाइएगा अपने डीपीवीज में देखिएगा, वो टोटल नोड्स का जो फॉर्मूला होता है n-1, n क्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब नोड्स जो होती हैं वो दो तरीके की होती हैं, एक तो हो गया एंगुलर नोड और दूसरा हो गया रेडियल नोड। रेडियल मतलब जो स्फेरिकल शेप की होती हैं, ठीक है, और एंगुलर मतलब जो कि नॉन स्फेरिकल होती हैं, ठीक है। एंगुलर नोड जो होती है वो होता है L के बराबर, रेडियल नोड के n-L-1, ये फॉर्मूला बनेगा। तो एंगुलर नोड्स का फॉर्मूला आया, एंगुलर नोड्स कितनी हो गई L और रेडियल नोड्स कितनी हो गई n-L-1। इस फॉर्मूले पे बेस्ड नीट पे क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, तो आई होप आपसे वो क्वेश्चन भी जरूर हो जाएगा। तो
तो ये वीडियो लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं और आई होप आप लोगों को काफ़ी मज़ा आया होगा। जिस तरीके से हमने विजुअलाइजेशन देखा, इसमें आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार।